गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 12th क्लास में साहित्य में जो अपनी सरयू बुक है उसके पद भाग में अपना चैप्टर चल रहा है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की अपन ने एक कविता पढ़ ली है, उनका एक पद भाग जो अपन ने पढ़ लिया है वो है यशोधरा। और उसी चैप्टर में मैथिली शरण गुप्त वाले ही चैप्टर में से एक कविता और है, सेकंड कविता, वो है भारत की श्रेष्ठता। तो आज अपन ये सेकंड कविता पढ़ेंगे, भारत की श्रेष्ठता। फर्स्ट अपन ने जो पढ़ा था, मैंने कल आपको कहा था आप उसकी व्याख्या आपको आपकी नोटबुक में करनी है। तो अब अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, भारत की श्रेष्ठता। भूलोक गौरव, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल। कवि भारत की श्रेष्ठता, कवि मैथिली शरण गुप्त है, वो इस संपूर्ण धरती पर, जो संपूर्ण धरती है उस धरती पर भारत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और भारत को एक ऐसा पवित्र स्थल बता रहे हैं कि जो संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका श्रेष्ठतम स्थान है। तो इसीलिए वो भारत की श्रेष्ठता का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि भूलोक का गौरव, इस संपूर्ण पृथ्वी का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल और समस्त धरती की जो प्रकृति है, इस समस्त प्रकृति का जो पवित्र लीला स्थल है वो कहाँ है। यानी वो लोगों से, जो देशवासी हैं उन लोगों से भारत की महिमा का वर्णन करते हुए उनसे कह रहे हैं कि इस समस्त धरती का गौरव और इस प्रकृति का जो पुण्य लीला स्थल है, यानी पवित्र जो लीला स्थल है वो कहाँ है। फैला मनोहर गिरी हिमालय, यानी कौन सा देश है। इसके लिए वो लोगों से कह रहे हैं कि जो समस्त धरती का गौरव है और इस प्रकृति का जो पवित्र पुण्य लीला स्थल है वो कौन सा देश है, जिसमें फैला मनोहर गिरी हिमालय, जिसमें सुंदर हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है, और गंगा जल कहाँ, और पवित्र जो गंगा जल बह रहा है वो देश कौन सा है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष, संपूर्ण देशों से यानी संसार के सभी देशों से किस देश का सबसे अधिक उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब उत्थान, यानी संसार के सभी देशों में से किस देश का सबसे अधिक जो देश है, देश का उत्थान किस रूप में होता है, सांस्कृतिक रूप में। तो संसार के सभी देशों में किस देश का सबसे अधिक सांस्कृतिक उत्थान हुआ है, उसका की जो ऋषि भूमि है। और इस समस्त संसार में ऐसा कौन सा देश है जहाँ ऋषि मुनियों का निवास रहा है, वह यानी ऋषि भूमि रहा है। यानी संसार का वह कौन सा देश है जो हमेशा से ऋषियों की भूमि रहा है, यानी जहाँ ऋषि मुनियों ने निवास किया है, वह कौन सा देश है। फिर इसी के लिए इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए कवि हमें क्या बता रहा है, भारतवर्ष है, यानी वह तो हमारा भारत देश है। यानी ऐसा संपूर्ण धरती का जो गौरव है और इस प्रकृति का जो पवित्र पुण्य लीला स्थल है वो कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है और पवित्र गंगा जल बह रहा है। संपूर्ण देशों से यानी संसार के सभी देशों में सबसे अधिक किस देश का सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान रहा है, उसका की जो ऋषि भूमि है। और इस संसार के सभी देशों में ऐसा कौन सा देश है जो ऋषि भूमियों की निवास भूमि रहा है, यानी उनका निवास रहा है, वह कौन सा देश है, और वह है हमारा भारत देश। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। अब देखो आगे कवि कह रहा है, हाँ वह वृद्ध भारतवर्ष, वृद्ध का मतलब यहाँ जिसका बहुत लंबा इतिहास है, वहाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर रहा है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। कवि कह रहे हैं कि ये हमारा प्राचीन जो भारत देश है वो ही संसार का सिरमौर, सिरमौर का मतलब सर्वश्रेष्ठ देश रहा है। ऐसा पुरातन देश, ऐसा कोई इतना कोई प्राचीन देश है विश्व में और क्या, यानी जिस देश का इतना पुराना इतिहास रहा हो ऐसा कोई और प्राचीन देश इस संसार में दूसरा नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार, भगवान की यानी ईश्वर ने इस धरती पर जितने भी
बहुभूतियाँ मतलब जो धन वैभव सुख शांति जो संपन्नता इस देश में रही है, अर्थात सारे संसार के भगवान की बहुभूतियों का ये प्रथम भंडार, यानी ईश्वर ने इस धरती पर इतने धन भंडार प्रदान किए हैं, इतने वैभव प्रदान किए हैं कि उन सभी का ये प्रथम भंडार रहा है। कौन सा भंडार? जैसे धन दौलत सुख ऐश्वर्य संपन्नता, कहते ना हम भारत हमारे सोने की चिड़िया कहलाता था, तो ये कवि उसी के लिए कह रहा है कि ईश्वर की दी गई समस्त जो संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का यह एक भंडार, प्रथम भंडार यही रहा है, अर्थात सारे धन वैभव सुख संपन्नता हमारे देश में रही है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार, और विधाता ने भी, विधि ने किया यानी विधाता ने भी सबसे पहले मानव कृति की जो रचना की यानी मानव सभ्यता का जो विस्तार किया वो हमारे ही भारतवर्ष में किया, यानी भारतवर्ष ही मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन देश है, इसी से मानव सभ्यता का विकास हुआ है। यह पुण्य प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है और इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य, कवि कह रहा है कि यह जो हमारा भारतवर्ष है यह सबसे प्राचीन पुण्य स्थल है और प्रसिद्ध है, सारे संसार में हमारा भारतवर्ष प्रसिद्ध है और इस पर निवास करने वाले लोग हम हैं वो आर्यों की संतान है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य, और जो आर्य जाति थी वो सब सभ्यताओं की सिरमौर रही है, यही सभी विद्याओं का समस्त कलाओं का हम सबसे प्रथम आचार्य रहे हैं, यानी सारे संसार में हमारे देश से ही सभी विद्याएं और समस्त कलाएं निकली है और सारे संसार को सिखाने वाले हम प्रथम आचार्य हैं इनके रहे, यानी सबसे पहले जो उपदेश दिए, जो ज्ञान और संपन्नता थी, यानी इसीलिए भारत को विश्व का गुरु कहा जाता है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, हम उन आर्यों की संतान हैं जो संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु रहे हैं, प्रथम गुरु रहे हैं। आज हमारा देश संपूर्ण विश्व का गुरु कहलाता है, लेकिन आज हम उन्हीं आर्यों की संतान, उन्हीं विद्वानों की संतान अधोगति में पड़े हैं, यानी उन आर्यों की संतान हम पतन की दिशा में चल पड़े हैं, अधोगति में यानी पतन की दिशा में हम चल रहे हैं। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। कवि कह रहा है कि हम इस तरह अधोगति में यानी पतन की राह में चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे हम में अभी भी विशेषताएं हैं कि हम उन आदर्शों से संपन्न हैं। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं, हम उन आदर्शों पर चल रहे हैं जो उनके पद चिन्ह हैं, अर्थात हम पराधीन जरूर हैं, हम अधोगति की तरफ पतन की ओर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भारतवर्ष के लोग हैं वो उच्च गुणों से परिपूर्ण हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, पर चिन्ह उनकी उच्चता के, पर उनके पद चिन्हों का पालन करते हुए आज भी हम उसी राह पर खड़े हैं, यानी हम कुछ भटक रहे हैं, अधोगति की तरफ हम चल रहे हैं, पतन की तरफ हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे जो पूर्वज हैं आज भी हम उनके उच्च आदर्शों से भरे हुए हैं और अवनति की स्थिति में भी, अवगति की स्थिति में रहने पर भी जो भारतवर्ष के लोग हैं वो उच्चता के अनेक गुणों से भरे हुए हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि जो भारतवर्ष के लोग हैं वो कितने भी पतन की तरफ चल पड़े, उनके अंदर वो उच्च आदर्श आज भी समाहित हैं और हम उन आदर्शों से परिपूर्ण हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि जो भारतवर्ष के लोग हैं वो समस्त संस्कृति के आचार्य हैं, सारे संसार को हम ही से विद्याएं प्राप्त है। इसलिए कवि कह रहा है कि भारतवर्ष के समान इस संसार में कोई दूसरा देश नहीं है। तो ये आपकी जो चैप्टर था ये छोटी सी एक कविता ही रह गई थी। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। यह गौरव की बात कि स्वामी गए, जो अपन ने फर्स्ट कविता पढ़ी थी यशोधरा, ये उससे है। यह गौरव की बात कि स्वामी गए, किस लिए गए? सिद्धि हेतु, सिद्धि को प्राप्त करनी तो गए। यशोधरा को पीड़ा है कि उसके पति चले गए, लेकिन कैसे?
किस प्रकार की पीड़ा है, वो चले तो गए लेकिन किस रूप में चले गए, चोरी चोरी बिना बताए, है ना। कवि के अनुसार प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल कौन है, भारतवर्ष। यशोधरा का काव्य रूप क्या है, यशोधरा का जो काव्य रूप है वो क्या है, वो एक खंड काव्य है ना। यशोधरा दुखी क्यों है, क्योंकि जो उनके पति हैं सिद्धार्थ, वो उन्हें बिना बताए चुपचाप छोड़कर चले गए, यानी चोरी चोरी जो चुपचाप उनको बिना बताए छोड़कर चले गए। भारतवर्ष अन्य देशों का सिरमौर क्यों है, क्योंकि जो भारतवर्ष जो मानव सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है और इस संपूर्ण संसार में जो विद्या है, कला है, कौशल है, उसमें भारत है वो विश्व गुरु कहलाता है और सब अन्य देशों से वो सिरमौर है, इसीलिए वो सिरमौर है। भारतवर्ष को प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत प्रकृति की दृष्टि से एकदम, जो कहते हैं ना अपन, प्रकृति क्या है, सुरम्य है और यहाँ बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है, इसी कारण इसे प्रकृति का पवित्र पुण्य लीला स्थल कहा गया है। इसके बाद देखिए आगे के क्वेश्चन है वो लघुतरात्मक क्वेश्चन है। यशोधरा की मूल संवेदना, तो आपको इसमें यशोधरा की जो कविता है उसका सार के रूप में शॉर्ट रूप में बताना है कि वो क्यों दुखी है। दुखी न हो इस जन के दुख से पंक्ति में यशोधरा ने जन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। इस पंक्ति में यशोधरा ने जन स्वयं के लिए कहा है पहले तो, क्योंकि वो पति सिद्धार्थ उसके भावनाओं को समझ नहीं पाए। वो ये मान रही है कि वो मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाए और मुझे छात्र धर्म के योग्य नहीं समझा। वो ये कह रही है कि हम भी छत्राणी रानियां हैं, लेकिन मेरे पति ने मुझे इस छात्र धर्म का प्रयोग मतलब उपयोग करने के लायक नहीं समझा, इसलिए वो कह रही है कि वो जन शब्द उसने स्वयं के लिए कहा है। उपालंब दूं मैं किस मुख से, यशोधरा ने यह क्यों कहा है, क्यों, क्योंकि जो वो अपने पति को उलाहना नहीं देना चाहती, वो ये उनका जो सम्मान है उसके लिए वो कह रही है कि जो उनके पति हैं वो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए गए हैं, लेकिन जो उनका प्रेम भाव जो था उनके प्रति वो उन्होंने उसके साथ परिपूर्ण रूप से नहीं किया। मतलब यानी ये भाव था उसका कि भाई जब मेरे पति भी कुछ करा दिया करेंगे तो वो मुझे उसमें शामिल रखेंगे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं बताया। इसलिए वो कह रही है कि मैं आज अपने इस रूप का जो उन्होंने मेरे साथ जो किया है मैं इससे दुखी हूँ। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि वो सिद्धियों को प्राप्त करने गए हैं और मैं कभी भी उनके इस मार्ग में बाधा नहीं बनती, लेकिन उन्होंने मुझे इस रूप में नहीं समझा। कवि ने भारतवर्ष को भूलोक का गौरव क्यों बताया है, अभी जो अपन ने उसमें पढ़ा था यही इसमें कि भारतवर्ष है वो संपूर्ण संसार में मानव सभ्यता का प्रथम विकास यहीं हुआ और समस्त संसार की जो विद्याएं हैं, कला कौशल है, उनका विस्तार हुआ है। भारत संपूर्ण संसार में जो विश्व गुरु कहलाता है। तो ये सब इसमें आपको लिखने हैं। यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। कहाँ तक, जो पद भाग के भारतवर्ष के अतीत की विशेषताओं पर प्रकाश डाली, यहाँ तक आपको ये आपकी नोटबुक में करना है। ठीक है, तो आपका ये मैथिली षणगुप्त का चैप्टर पूरा हो गया। ये कोई इतने हार्ड चैप्टर नहीं है। जो हार्ड चैप्टर होंगे कोशिश में हम करेंगे कि उनका रिवीजन कम से कम 2 बार जरूर हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कराना चाह रही हूँ कि ये चैप्टर तो थोड़े ईजी हैं। आगे के कई चैप्टर बड़े आएंगे, जैसे तुलसीदास वाला शुरुआत वाला था ना, मंदोदरी वाला, वैसे ही आगे 2-3 चैप्टर और बड़े हैं। तो कम से कम उन्हें हमें टाइम चाहिएगा पढ़ने में, वो समझ में भी नहीं आएंगे। कहीं एक पद की एक लाइन भी अगर समझ में नहीं आई तो आगे का अर्थ नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये तो छोटी छोटी कविताएं हैं, इनके तो भावार्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ तक आप आज इसको कर लो। अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।